1991 यूएसए, जहां पर एक डेनिस हूबर नाम की महिला अपने घर से पार्टी में जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकलती है। पार्टी खत्म होने के बाद वो वापस से अपने दोस्त को उसके घर पर ड्रॉप करती है और वहाँ से निकलती है, लेकिन वो कभी भी अपने घर पर नहीं पहुँची। जिसके बाद उसके माता पिता को बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र हुई, उसके बारे में पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उसका कभी भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसके गायब होने के 3 साल बाद जब उसके बारे में पता चला, तब उसको सुनकर उसके घर वालों की रूहें कांप गई। तो ऐसा क्या हुआ था इस केस में, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 22 नवंबर 1967 डेनिस हूबर नाम की लड़की का जन्म यूएसए में एक कपल के घर पर हुआ। इनकी फैमिली में ये कुल 4 लोग थे। डेनिस हूबर, उसका भाई और उसके माता पिता। ये सभी लोग ऑरेंज काउंटी में रहा करते, जो कि यूएसए में स्थित है। और वहीं पर रहते हुए डेनिस अब बड़ी हो रही थी। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और स्कूल में भी सभी लोग उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते, जिसकी वजह से हर कोई उससे दोस्ती करना चाहा करता। और इसी वजह से उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड भी बने थे, लेकिन कोई भी आखिर तक नहीं टिक पाया। और उसे पार्टियों और इवेंट्स में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और साथ में वो बास्केटबॉल की भी एक प्लेयर थी, उसे बास्केटबॉल खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और फिर ऐसे ही टाइम बीतते बीतते 2 जून 1991 का टाइम आ चुका था। उस दिन डेनिस ने फैसला किया कि वहाँ के एक सिंगर को देखने के लिए वो उसके कॉन्सर्ट में जाएगी। और उस सिंगर का नाम मॉरिसे था, जिसके कॉन्सर्ट में अब डेनिस जाने वाली थी। और उसके 2 महीने पहले ही डेनिस का एक बॉयफ्रेंड बना था, जिसका नाम स्टीवन था। अब वो स्टीवन के पास जाती है और उससे इस बारे में बात करती है कि क्या हम वहाँ पर मॉरिस का शो देखने के लिए चले, जिसके बाद वो भी मान जाता है। लेकिन जिस दिन उन्हें वो शो देखने के लिए जाना था, उस दिन स्टीवन को कुछ काम आ गया, जिसकी वजह से स्टीवन ने डेनिस के पास फ़ोन किया और उसको बताया कि मुझे आज कुछ काम है, तुम किसी और के साथ चली जाओ। स्टीवन ने एक रोब नाम के लड़के के साथ जाने के लिए डेनिस को कहा था, क्योंकि जो ये रोब था और ये डेनिस और स्टीवन ये तीनों म्यूचुअल फ्रेंड थे, जिसकी वजह से अब स्टीवन नहीं जा रहा था और उसने अपने बदले रोब को भेज दिया कि तुम रोब के साथ चली जाओ, वो भी तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है। और इस बात पर डेनिस मान भी जाती है, जिसके बाद वो शाम के टाइम पर रोब के घर पर पहुंच जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो दोनों अपनी गाड़ी उठाते हैं और सीधे ही उस शो पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने अच्छी तरह से एंजॉय किया और वो शो 11:30 बजे ख़त्म हो चुका था, जिसके बाद उन्हें वापस से घर जाना था। लेकिन जो डेनिस थी और जो रोब था, इन दोनों का मन नहीं करता कि अभी ये घर जाएं, इसलिए ये दोनों पास के ही एक बार में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर ये अच्छी खासी ड्रिंक करते हैं और तकरीबन रात के 2 बजे उस बार से बाहर निकलते हैं। जिसके बाद जो डेनिस थी वो रोब के साथ गाड़ी में आती है और रोब के घर पर पहुंच जाती है। रोब को वो घर पर छोड़ती है, उसके बाद वो अपने घर के लिए वहां से निकल जाती है। वो लास्ट टाइम था जिस टाइम रोब ने डेनिस को देखा था। उसके बाद डेनिस को ना तो रोब ने देखा ना किसी और ने। उस दिन के बाद डेनिस गायब हो गई। और फिर इससे अगले दिन यानी कि 3 जून के दिन सुबह के टाइम पर डेनिस के माता पिता उठते हैं। उठने के बाद वो सीधे ही डेनिस के रूम में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर डेनिस मौजूद नहीं थी, जिसे देखकर उन्हें थोड़ी परेशानी हुई कि डेनिस अभी तक घर पर नहीं लौटी, वो कहां पर चली गई। लेकिन उन्होंने ज़्यादा फिक्र नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि वो 23 साल की समझदार लड़की है, किसी काम से कहीं पर रुक गई होगी। जिसकी वजह से वो अपना खाना वगैरह पैक करते हैं और दोनों ही ऑफिस के लिए चले जाते हैं। उनका मानना था कि शाम के टाइम पर जब वो आएंगे तब वो डेनिस से मिल लेंगे, लेकिन शाम के टाइम जब वो ऑफिस से वापस अपने घर पर आते हैं तब भी उन्हें डेनिस घर पर नहीं मिलती।
जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब उन्हें चिंता होने लगी थी डेनिस की कि वो कहाँ पर चली गई, क्योंकि डेनिस एक समझदार लड़की है और वो अपने काम को कभी भी मिस नहीं किया करती। लेकिन आज उसने अपना सारा काम मिस कर दिया था, क्योंकि वो ना तो घर पर आई थी और ना ही अपने काम पर गई थी, जिसकी वजह से अब उसके माता पिता को उसकी बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगी। जिसके बाद डेनिस के माता पिता पुलिस में फ़ोन कर देते हैं और साथ में जो उसकी खास फ्रेंड थी टॉमी, उसके पास भी उसके माता पिता ने फ़ोन कर दिया था। उसके बाद टॉमी ने उसके जितने भी दोस्त थे सभी के पास फ़ोन कर दिया, लेकिन डेनिस का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर चली गई। जिसके बाद वो सभी पुलिस वाले उसको ढूंढने में लग जाते हैं और दूसरी तरफ जो टॉमी थी वो अपनी गाड़ी उठाती है और डेनिस को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही, यानी कि जब वो घर से निकली थी और डेनिस के घर की तरफ पहुंचते पहुंचते उसे रास्ते में डेनिस की कार खड़ी दिखाई दी। वो गाड़ी के पास नहीं गई बल्कि वहीं पर खड़ी रही। उसने वहीं पर खड़े होकर डेनिस के माता पिता के पास फ़ोन कर दिया कि मुझे डेनिस की गाड़ी मिल गई है, क्योंकि टॉमी की अकेले की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पास जाकर उस गाड़ी में देख सके कि डेनिस उसके अंदर है या नहीं। जिसके थोड़ी देर बाद डेनिस के माता पिता भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर आने के बाद अब ये तीनों मिलकर गाड़ी के पास जाते हैं। उन्होंने गाड़ी में देखा कि गाड़ी के टायर पंचर हैं और साथ में गाड़ी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था और साथ में गाड़ी की चाबियां भी गायब थी और पुलिस वाले भी अपनी जांच में लगे हुए थे, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। उन्होंने सब जगह पर डेनिस के गायब होने के पोस्टर लगवा दिए थे, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि डेनिस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर चली गई। और धीरे धीरे अब ऐसे ही टाइम बीतने लगा। दिन से हफ्ते हुए, हफ्तों से महीने, और ये केस धीरे धीरे ठंडा पड़ना शुरू हो गया। पुलिस वाले भी अब इस केस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और दूसरी तरफ डेनिस के माता पिता यही सोच रहे थे कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा और इसके बारे में उन्हें कब पता चलेगा। और ऑरेंज काउंटी के लोग भी यही सोच रहे थे कि उस बेचारी लड़की के साथ क्या हुआ होगा और वो कहाँ पर गायब हो गई। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और फिर ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बीतने के बाद 13 जुलाई 1994 का दिन आता है। उस दिन एरिजोना में एलन गोल्ट और उसका पार्टनर चैक पेंट लेने के लिए एक घर में पहुंचते हैं। और जिस घर में अब ये दोनों पहुंचे थे वो आदमी इनको लोकल मार्केट में मिला था और उसने बताया था कि मेरे घर में बहुत सारे पेंट के डब्बे रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं। और उसी को लेने के लिए अब ये दोनों उसके घर में पहुंचे थे। और उस व्यक्ति का नाम जॉन था और जॉन का जन्म 1957 में न्यूयॉर्क के एक आइलैंड के ऊपर हुआ। और बचपन में ही जॉन अपने माता पिता के साथ ऑरेंज काउंटी में शिफ्ट हो गया और वहीं पर आकर रहने लगा था। लेकिन जो उसके बचपन के दिन थे उसकी वजह से उसके आगे चलकर उसके दिमाग पर इस चीज़ का असर पड़ने वाला था, क्योंकि उसके माता पिता उसको किसी से भी मिलने नहीं दिया करते। जैसे हमारे तो बच्चे बाहर भी खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसके माता पिता उसको ना तो घर से बाहर जाने दिया करते और ना ही उसके किसी दोस्त को घर में आने दिया करते, जिसकी वजह से वो अकेला ही घर में खेल कूद कर बड़ा हुआ था। और इसके बाद जब वो बड़ा हो गया तब उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने माता पिता को छोड़ देगा और बाहर जाकर वो खुद का एक करियर बनाएगा। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलता है और पुलिस की ट्रेनिंग करता है। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उसका पुलिस में सिलेक्शन नहीं होता, जिसके बाद वो अब ये पेंट का काम करने लगा था। और इसी के चलते वो दोनों कपल अब जॉन के घर पर वो पेंट खरीदने के लिए आए थे। लेकिन जॉन अपने घर के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही जल्दी में है, उसे किसी चीज़ का यहाँ पर डर लग रहा है। और इस बात को ये दोनों कपल समझ चुके थे। और साथ में जॉन ने ये भी बताया था कि 6 महीने पहले वो यहाँ पर रहने के लिए आया था। लेकिन उन दोनों कपल को ये बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि अगर ये 6 महीने पहले यहाँ पर आया होता तो इसके पास ये ट्रक कहाँ से आया, क्योंकि 6 महीने में इसको ट्रक की क्या ज़रूरत पड़ गई। और साथ में जो ये ट्रक था और इसके ऊपर जो नंबर प्लेट थी, ये ट्रक यहाँ का नहीं था, मतलब कि उसकी नंबर प्लेट कहीं और पर रजिस्टर थी, जिसकी वजह से उन्हें उसके ऊपर और भी ज़्यादा शक होने लगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से पेंट वगैरह खरीदते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते उन्हें ये लग रहा था कि इसने ये ट्रक कहीं से चोरी किया है,
जिसकी वजह से वो उस नंबर को लिख लेते हैं। जो ट्रक के ऊपर नंबर था उस नंबर को उन्होंने लिख लिया था, जिसके बाद वो अपने घर जाते हैं और सीधा पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं और उन्हें लोकेशन देते हैं और वो नंबर पुलिस वालों को दे देते हैं। अब पुलिस वाले अरेस्ट वारंट लेकर सीधे ही उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वही ट्रक बाहर खड़ा है और साथ में वहां पर उन्होंने एक अजीब चीज़ और देखी, क्योंकि जो ये ट्रक था इसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक वायर घर के अंदर जा रहा था, जिसे देखकर पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि इस वायर की यहाँ पर क्या ज़रूरत है, इस ट्रक के अंदर ऐसा क्या रखा गया है जिसकी वजह से ये तार यहाँ पर है। लेकिन इसका जवाब तो तभी मिलता जब वो ट्रक को खोल कर देखते कि उसके अंदर क्या रखा गया है। जिसके बाद पुलिस वाले अब उस ट्रक के पीछे जाकर पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद उन्होंने ट्रक के दरवाजे को खोला, यानी कि जो पीछे का दरवाज़ा था उसको खोल दिया और उसके अंदर पहुंच गए। अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे प्लास्टिक के डिब्बे, गत्ते वगैरह, पेंट के डब्बे, ऐसे बहुत सारा कबाड़ उस ट्रक के अंदर भरा गया था। और साथ में वहां पर एक डी फ्रीज भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो वो वायर थी, वो तार, वो किस चीज़ की थी, वो डी फ्रीज की ही थी। और ये डी फ्रीज की तार घर के अंदर गई हुई थी, मतलब कि घर के अंदर से सप्लाई उस डी फ्रीज में आ रही थी, यानी कि वो डी फ्रीज अभी भी चालू था। तो इसके अंदर ऐसा क्या रखा गया था कि इस डी फ्रीज को इसने ऑन कर रखा था। और अब पुलिस वाले ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले थे कि इस डी फ्रीज के अंदर क्या है। जिसके बाद उन्होंने इस फ्रिज को खोला, लेकिन उन्हें इसके अंदर एक बैग दिखाई दिया, एक काले रंग का बैग इसके अंदर रखा गया था। उन्होंने जैसे ही बैग खोला, जो उसके अंदर था उसको देखकर पुलिस वाले घबरा चुके थे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसके अंदर ये चीज़ होगी। पुलिस वालों ने जैसे ही उस बैग को खोला, उसके अंदर एक इंसान का हाथ था और पूरे उस बैग को खोलने के बाद पुलिस वालों को वहाँ पर एक लड़की की फ्रिज जो कि बर्फ की तरह जम चुकी ऐसी डेड बॉडी मिली और उसके हाथों पर पीछे की साइड हथकड़ियाँ लगाई गई थी और फेस को कवर किया गया था और उसे उल्टा करके उस डीप फ्रीज के अंदर डाला गया था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और साथ में उसकी जो खोपड़ी थी वो बिल्कुल पूरी तरह से चकनाचूर थी। पुलिस वालों को अब ये समझ नहीं आया कि ये डेड बॉडी किसकी है, लेकिन उन्होंने इस डेड बॉडी को उठाया और हॉस्पिटल में भेज दिया ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके। और दूसरी तरफ जो जॉन था, अब उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। उसे पकड़कर पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ पर बैठा रहता है। वो बिल्कुल भी नहीं बताता कि ये डेड बॉडी किसकी है और उसको उसने क्यों मारा था। लेकिन दूसरी तरफ जो वो डेड बॉडी पुलिस वालों को मिली थी वो हॉस्पिटल में थी और साथ में हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसके फिंगरप्रिंट ले लिए थे और वो फिंगरप्रिंट 3 साल पहले गुम हुई डेनिस से जाकर मिल गए। यानी कि ये डेड बॉडी डेनिस की थी जो कि 3 साल पहले गायब हुई थी। और इसके बाद जब पुलिस वालों ने उसके घर की तलाशी ली, वहाँ पर पुलिस वालों को एक कार्डबोर्ड का डब्बा मिला। उसको जब उन्होंने खोला, उसके अंदर डेनिस के जूते वगैरह, उसके पर्स, उसकी गाड़ी की चाबियाँ, ये सब कुछ पुलिस वालों को मिल चुका था। और उस डब्बे के अंदर एक हथौड़ा भी था जो कि पूरी तरह से खून में लथपथ था, यानी कि इस हथौड़े से ही डेनिस की हत्या की थी। अब पुलिस वालों को ये पता था कि इसी व्यक्ति ने डेनिस को मारा है, लेकिन इसने मारा क्यों है, सबसे बड़ा सवाल अब ये था। लेकिन जो जॉन था वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था और अब जॉन ने तो कुछ बताया नहीं। जिसके बाद पुलिस वालों ने अपनी ही एक थ्योरी बना दी कि डेनिस के साथ उस रात को क्या हुआ होगा। पुलिस वालों ने अब ये थ्योरी बनाई थी कि जो ये जॉन था, ये पुलिस की उस टाइम पर ट्रेनिंग किया करता और ट्रेनिंग के दौरान ये फेक पुलिस वाला बनकर उस दिन डेनिस के पास गया होगा, क्योंकि डेनिस की कार उस टाइम पर पंचर थी और इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये डेनिस के पास पहुंचा और उसके पास जाकर जॉन ने कैसे ना कैसे करके डेनिस को बेहोश कर दिया और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में डालने के बाद वो उसे अपने घर पर लेकर आता है। घर पर लाने के बाद वो उसको सेक्सुअल अब्यूज़ करता है। जब उसका मन भर गया, उसके बाद उसने अपने पास रखा वो हथौड़ा उठाया और उसके सर में दे मारा। उसको बहुत बार उसके सर में उस हथौड़े से वार किया, जिसकी वजह से उसकी इतनी दर्दनाक मौत हो गई। और जब
डेनिस का पोस्टमार्टम हुआ था उसमें ये बताया गया था कि डेनिस के सर पर लगभग 30 बार हथौड़ा मारा गया था। अब आप समझ सकते हैं कि एक इंसान के सर पर 30 बार हथौड़ा लगने पर उसके सर का क्या हाल हुआ होगा। और उसने मर्डर करने के बाद 6 तारीख को फ्रीजर खरीदा था और उसके बाद उसने उस डेड बॉडी को उस फ्रीजर के अंदर संभाल के रख दिया। इसके बाद 6 मई 1997 को ये केस कोर्ट में आता है और वहाँ पर इसको दोषी पाया जाता है, जिसके बाद इसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन उसकी मौत की सज़ा अभी भी बरकरार है, लेकिन ये तारीख अभी तक आई नहीं है कि उसको कब मौत की सज़ा होगी। और दूसरी तरफ जो उसके माता पिता है यानी कि डेनिस के माता पिता वो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द जॉन को फांसी की सज़ा हो, उसकी मौत हो जाए, जिससे उनकी बेटी को इंसाफ मिले। और यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जॉन ने इस डेड बॉडी को 3 साल तक संभाल के क्यों रखा। वो उसको कहीं भी छुपा सकता था या उसको कहीं गाड़ सकता था, लेकिन उसने 3 साल तक इस डेड बॉडी को क्यों संभाल के रखा। यहाँ पर आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें कि जो मैं सोच रहा हूँ सच में वही है या कुछ और भी हो सकता है। और आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।